ऐसा पढ़ाना है। हाँ चलिए, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को आप रख देते हो। जैसे ये हमारा मिरर हो जाता है और इस मिरर का ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट पोर्शन हो जाएगा, और इसके बैक ये वाला जो आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने लेयर बनाया हुआ है ये बैक पोर्शन हो जाएगा। तो इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसी से जो इंसिडेंट रे होती है वो फॉल आउट होती है मिरर पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे पड़ती है बताया था, हमारी आई पे पड़ती है। उसके बाद इसका जो मिड पॉइंट होता है हमको लगभग यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज और ये जो इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, इन दोनों का हम डिस्टेंस जब मेजर से मिरर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो हमको कैसा डिस्टेंस मिलता है, इक्वल डिस्टेंस मिलता है। तो इसी इक्वल डिस्टेंस को आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है विद दी हेल्प ऑफ डेरिवेशन। तो देखते हैं कि इस डेरिवेशन में कैसे बताया गया है कि जो हमारा इमेज होता है और साथ में जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं, उसके बाद आप अपने आप को किसमें, जो आपका मिरर है उसके सामने अपने इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आप अपने इमेज को ऑब्जर्व करते हो मिरर के बिहाइंड पोर्शन पे, तो आप ये देखोगे कि जैसे मीटर स्केल से आप अपना डिस्टेंस मेजर करोगे मिरर से, और उसके बाद मीटर स्केल से उस इमेज का जो डिस्टेंस, जो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो हमको ये बात पता चलती है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब कैसे, इसके बारे में देखिए, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, और मिरर के सामने खड़े हैं मतलब ये मिरर हो गया, इसके सामने आप खड़े हो, ठीक है, जब सामने खड़े रहोगे तो लगभग यहाँ पर आपका इमेज दिखेगा। जैसे जैसे आप मिरर से दूर जाते जाओगे जो इमेज है वो भी क्या होता जाता है, दूर जाता जाता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द मिरर अगर आप जा रहे हो तो, और मिरर के अगर नियर मतलब पास आ रहे हो तो पास आने पर क्या होता जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या होता जाएगा, जो इमेज है वो भी पास आता जाएगा। ठीक सॉरी। तो देखिए यहाँ पर इसी का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताया गया है। इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या चीज बताई जा रही है उसके बारे में समझिएगा। मान लीजिए इस ड्रॉ को देखिएगा, ये जो ड्रॉ है यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, जो प्लेन मिरर है वो बना हुआ है। प्लेन मिरर का ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट पोर्शन हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रंट पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जो बना हुआ है ये आपका फ्रंट पोर्शन हो जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे मैंने फॉल आउट किया जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल आउट हुआ, और फॉल आउट होने के बाद यहाँ पर एक नॉर्मल बना। ये इंसिडेंट रे हमारा कौन सा है पूछा जाएगा, तो ये इंसिडेंट रे ये आपका ओ ए है। ठीक है, अभी ओबी पे मत जाइए, जितना आपको बताया जा रहा है उतना बस आप ध्यान रखिए कि मेरे पास एक मिरर है जिसको m और m डैश के फॉर्म पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इस मिरर के फ्रंट पोर्शन पे मैं एक लाइट रे फॉल आउट करती हूँ जिसको मैंने क्या नाम दिया है, O और A का नाम दिया है। ऑब्जेक्ट का ये वाला आपका क्या हो जाएगा, O पॉइंट हो जाएगा, और मिरर के जिस पोजीशन पर आपका रे फॉल आउट हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा जो O और A इस डायरेक्शन से जा रहा है ये कौन सा रे हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे फॉल आउट हो रही है किस पे, मिरर पे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब होगा क्या, जैसे ही इस पॉइंट पर हमारा इंसिडेंट रे फॉल आउट होगा यहाँ से क्या निकलेगा, एक नॉर्मल निकलेगा, क्योंकि जिस भी पॉइंट पर हमारा क्या इंसिडेंट रे फॉल आउट होता है वहां से परपेंडिकुलरली हम एक लाइन खींचते हैं, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को ही क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ए और एन डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, या ए और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हाँ ए एन से ही क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो नॉर्मल कैसे बना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल आउट हुई है ये अब क्या हो जाएगी, ये यहाँ से
आगे तो जा नहीं सकती बिकॉज ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये मेरा जो रे है दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगी, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलूंगी। क्लियर है। और इस रिफ्लेक्टेड एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया गया है बताइए, जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, यहाँ पे ए लिखा है आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, सी लिखा है। मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, या जो रे है उसको AC से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, तो आपने OA इंसिडेंट रे फॉल आउट किया मिरर पे, और उसका रिफ्लेक्टेड रे आपको AC के डायरेक्शन पे मिला। क्लियर है आपको ये बात, इस पे आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए क्या होगा, ये दोनों आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस पे फॉल आउट हो गया। फॉल आउट होने के बाद इसमें इंसिडेंट का भी प्रोसेस हो गया, रिफ्लेक्शन का भी प्रोसेस हो गया। इतनी बात मुझे समझ आ गई। अब होता क्या है देखो, जिस इंसिडेंट रे से हमने क्या किया है, फॉल आउट किया है मिरर पे, वहां से एक और इंसिडेंट रे जिसको OB के फॉर्म पे डिनोट किया गया है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल आउट हो रही है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन फॉल आउट हुआ, तो जिस डायरेक्शन से ये जा रहा है उसका रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन से हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो ये बैंड भी होगा तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना। देखो यहाँ से जाता है तो इस डायरेक्शन में बेंड हो जाता है, और यहाँ से जा रहा है मतलब ये वापस इसी डायरेक्शन में ही आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे एरो देखिए, पहले इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया गया है, उसके बाद इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है, और उसके बाद यहाँ से इंसिडेंट रे क्या हो रही है, वापस आ रही है, और इसी के बीच में आपको इसका नॉर्मल भी मिल जाएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ये इमेजिनरी है, आपको इस बात को समझना है कि अगर लाइट रे इस फॉर्म पे फॉल आउट होती है तो इधर बैंड होती है, और बिल्कुल सीधे वो फॉल आउट होगी ऑन द मिरर, तो वो क्या होगी, जस्ट उसके बैकवर्ड पोर्शन पे वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे भी हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे भी हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमने किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है, OB के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद देखो करते क्या है, अब मुझे पता करना है कि ऑब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से लाइट रे आ रही है, मुझे ये बात पता चल गई। अब ये पता करना है कि जो मेरा इमेज ऑब्जेक्ट का बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। तो हम करते क्या हैं, जो हमारा इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे हमको जो मिला, इस AC के AC हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। उसको बिहाइंड द मिरर हम क्या करते जाते हैं, इधर लेके जाएंगे, और इसके बाद जो हमारा OB रिफ्लेक्टेड रे है उसको भी हम बिहाइंड द मिरर लेते जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, उनका मीट पॉइंट मिल जाता है। और जैसे ही हमको यहाँ पर मीट पॉइंट मिला, मतलब यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का आपको क्या दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा। एंड दीज इमेज आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। उसको आप क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। मतलब इमेजिनरी है, रियल नहीं है वो। ठीक है, तो उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। अब मुझे मिरर पे ऑब्जेक्ट ये है और उसका जो इमेज है यहाँ पर दिखाई दिया, और ये फाइंड आउट करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस इस मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इस इमेज का है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या डेरिवेशन यहाँ पर यूज करेंगे, जिसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, मैंने पूरा ड्रॉ आपको बता दिया किस टाइप में यहाँ पे ये ड्रॉ दिया हुआ है। ठीक, आपको डाउट आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग है क्या, अगर आपका इंसिडेंट एंगल कौन सा है बोला जा रहा है, इंसिडेंट एंगल देखो यहाँ पे, ये आपका नॉर्मल है, OA आपका फॉल आउट हुआ है। दैट मीन्स ये OA और N यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दैट इज द इंसिडेंट एंगल। तो आपका एंगल OA
एन कौन सा एंगल हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। और इंसिडेंट एंगल के बाद आपका रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप रिफ्लेक्टेड एंगल देखिए, एन है, उसके बाद ए है और सी है, तो हमारा एंगल आर उसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल क्या बोलोगे आप, एन ए, NAC। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप NAC, आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। क्लियर है, तो हमको पता चल गया कि हमारा इंसिडेंट एंगल कौन सा है और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है। इंसिडेंट एंगल हमारा क्या है, OAN है, और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा क्या है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, NAC है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका एंगल OAN है वो BOA के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक आपका बताया गया है यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल आपको इस टाइप में देखने को मिलते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इस टाइप में एंगल बनता है, ठीक है। तो एक एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनता अगर एंगल जा रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलोगे, ठीक है। और इसके बाद करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक एंगल आपका कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, एक एंगल आपका यहाँ पे बना और दूसरा आपका यहाँ पे बना, तो उसको आप किस फॉर्म पे इंडिकेट करोगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल के फॉर्म पे इंडिकेट करोगे। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, अपनी मैथ्स टीचर से पूछिएगा, और मैंने बोला भी था आप लोगों को कि आप लोग पता करके आएंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे BOA हमको जो बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे एंगल जब बनते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। इसके बाद करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, एक एंगल मेरा यहाँ पे बना और दूसरा एंगल मेरा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, एक यहाँ पे आपका बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, करेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से बता रही हूँ आपको, अल्टरनेट एंगल किसको बोला जाता है, ये एक जो बना और ये जो बना, दैट इज कॉल्ड अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद अगर एक एंगल मेरा यहाँ पे बन रहा है और दूसरा यहाँ पे बन रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि कौन सा अल्टरनेट है और कौन सा हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब यहाँ पर कौन सा अल्टरनेट है और कौन सा इंटीरियर है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एंगल आई मेरा क्या है, OAN को बता रहा है, और उसके इंटीरियर एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, BOA बन रहा है। ये आपका B हो गया, ये B है, ये O है और A है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल BOA एंड एंगल OAN आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर ये एंगल आई है, ठीक है, तो उसके इंटीरियर एंगल जो BOA है, ये भी क्या है, हमारा एंगल आई है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए हम करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल में आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, इन दोनों एंगल का नाम अगर हम देखेंगे तो एक हमारा जो बन रहा है NAC, और NAC के करेस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, BIA। ये जो B है, I है और A है, इससे हमारा यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है और ANC में यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को क्या बोला जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कि हमारे पास दो इंसिडेंट यहाँ पे एंगल बन रहे हैं और दो क्या बन रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहे हैं। दो इंसिडेंट एंगल किस बेस पे हमारा बन रहा है, तो दो इंसिडेंट एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से बन रहा है और दो रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। इस तीनों इक्वेशन में आपको यही समझाया गया है कि यहाँ पर दो इंसिडेंट एंगल प्रेजेंट है और दो रिफ्लेक्टेड एंगल प्रेजेंट है। दो रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे है और दो हमारे जो इंसिडेंट एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस पे हैं। वो कौन कौन से हैं हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आगे हम बढ़ते हैं, बिकॉज हमको डिस्टेंस पता करना है ऑब्जेक्ट का और इमेज का। आप लोगों को क्लियर हुआ कहाँ पे करेस्पॉन्डिंग है और कहाँ पे अल्टरनेट है, ठीक है।
मैं पूछूंगी क्लास के बाद। इसके बाद देखिए, ये दोनों एंगल जब हमको क्लियर हो जाते हैं तो अब हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा जो एंगल आई होता है किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पर हमारा इंसिडेंट एंगल एक हमारा BOA है और एक, क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, BOA इंसिडेंट एंगल की जरूरत पड़ेगी। और साथ में मेरा जो BIA कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों को लेते हुए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या करना है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। मतलब इसमें जो नॉर्मल बन रहा है वो कितने डिग्री का नॉर्मल बन रहा है, 90 डिग्री का एक नॉर्मल बन रहा है। इन दोनों में कॉमन साइड की अगर बात की जाए तो कॉमन साइड दोनों में क्या हो जाता है, जो हमारा एंगल BOA है इसमें भी AB प्रेजेंट है, और जो मेरा IBA है इसमें भी क्या प्रेजेंट है, AB प्रेजेंट है। आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो AB यहाँ पे बताया जा रहा है दिख रहा है, इसके इस ट्रायंगल के लिए भी ये वाला पार्ट कॉमन है, इस ट्रायंगल के लिए भी ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। मतलब AB का जो पार्ट है दोनों में हमारे क्या हो जाता है, कॉमन साइड प्रेजेंट है। और जो हमारा एंगल OBA और एंगल IBA बन रहा है इसमें 90 डिग्री का एक नॉर्मल हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और दोनों के बीच में हमको एक कॉमन साइड मिल रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, AB के फॉर्म पे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल OAB और एंगल IAB है अगर हम उसका सम करेंगे तो ऑल ट्रायंगल्स कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो आपका ड्रॉ दिया हुआ है ये वाला। इतनी चीजें तो हमको समझ आ गई। अब देखो इस थ्योरी के हिसाब से अगर AB कॉमन है, AB अगर दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है तो इसका मतलब है कि इस OB के इक्वल क्या होगा, ये जो IB है ये होगा। तो OB हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और IB हमारा किसका डिस्टेंस है, और इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर इस पे AB कॉमन है तो ऑब्वियसली सी बात है जो OB है और IB है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस के होंगे। तो इसी से ये बात प्रूफ होती है कि अगर किसी प्लेन मिरर को हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं तो जब उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो उस ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस हमारा किसका होता है, इमेज का भी होता है, जो कि इस थ्योरम से क्या किया गया है, प्रूव किया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि OB का आपका जो डिस्टेंस है और IB का जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक। ये बात तो जनरली प्रूफ हो गई बिकॉज ये नॉर्मली भी हम जानते हैं कि अगर हम मिरर के पास जाएंगे तो हमारा इमेज क्या होता जाता है, हमारे इमेज का डिस्टेंस कम होता जाता है, क्योंकि जैसे ही मिरर के पास मैं जाऊंगी मेरा इमेज भी कैसा हो जाता है, मिरर के पास आ जाता है, जो बिहाइंड द पोर्शन प्रेजेंट है। और अगर मैं मिरर के डिस्टेंस में जाती हूँ तो मिरर जो इमेज है वो भी कहाँ चला जाता है, डिस्टेंस में चला जाता है। और इन दोनों से ये बात पता चलती है कि ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है बिहाइंड द मिरर जो हमारा इमेज बनता है उसका भी डिस्टेंस उतना ही होता है। ठीक है, जिसको मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एट प्लेन मिरर। इसके बारे में आप लोग बताएंगे क्योंकि कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। बताइए कोई, आप लोग बताइए। बुक लेके नहीं आए हो आप, बुक नहीं मिला आपको, निकालो मस्त। साइंस की नहीं मिली है, एक बार मैम से जाके पूछ लीजिएगा। हाँ एक बार अभी जाके पूछ लो। हाँ
Ma'am, the image of any object on a behind portion of our plane mirror is always show equal distance in the imaginary and apparent line. एक बार फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करिए तो, जिन्होंने इसका आंसर बताया था, ये जो आपने आंसर दिया। Yes, ma'am. आंसर करिए। Ma'am, the image of any object on a behind portion of our plane mirror is always show equal distance in their imaginary image. डिस्टेंस इक्वल होता है, ये हमने प्रूव किया। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द इमेज। यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज की बात की जा रही है कि आपके इमेज का जो साइज होता है, क्या वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है या नहीं होता है, ये बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। अगर आप सेम डिस्टेंस बता रही हैं तो इसमें ये बोला गया है कि आपका लाइट रे कमिंग आउट होता है ओ और ओ डैश इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड होता है मिरर पे। जब वो इंसिडेंट होता है मिरर पे, और इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रोसेस वो आएगा कहाँ पे, आपकी आई पे आएगा। जब ये आई पे आता है तो आपको दिखाई क्या देता है, इसका मिड पॉइंट बिहाइंड पोर्शन ऑफ अवर मिरर आपको दिखाई देगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के अंदर से कोई लाइट रे आपके आई पे आ रही है। ठीक है, तो जब हम इसका मिड पॉइंट देखते हैं तो हमको आई और आई डैश के इतने लेंथ का क्या पता चलता है, इमेज पता चलता है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और जो आपका एक्सटेंडेड इमेज है, इन दोनों का अगर आप जो भी ओरिजिनल इसका लेंथ है उसको पता करोगे तो क्या वो इक्वल होगा या डिफरेंट साइज का होगा। मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये डिफरेंट साइज का होगा, या जो इमेज है वो डिफरेंट साइज का होगा, या दोनों सेम साइज के होंगे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। बताइए क्या होगा। डिस्टेंस तो इक्वल होगा, कंफर्म हो गया कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि एक्चुअल जो लेंथ या ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उतना ही साइज आपके इमेज का होगा। यस मैम। होगा। यस जब आप देखते हो तो आपको आपकी साइज कितनी दिखाई देती है, जितनी आपकी साइज है उतनी तो दिखाई देती है या उससे बड़ी दिखाई देती है। मैम जितनी साइज तो पैर से सर से लेकर पैर तक अपना इमेज देखोगे तो आपका जो साइज है वो वहां पे उतना ही दिखेगा या उससे बड़ा दिखता है। मैम उतना ही दिखता है। उतना ही दिखता है। उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेम डिस्टेंस के साथ साथ ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, अगर उसके इमेज की बात की जाए तो वो हमको कैसा दिखता है, इक्वल साइज का दिखता है। बट अगर आप कोई पेड़ आपकी आंखों के सामने है, ठीक है, तो वो आपको काफी बड़ा दिखाई देता है, और उसी ट्री को आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देख रहे हो तो वो ट्री आपको कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। जब मैं मिरर पे अपना इमेज देखती हूँ तो मेरा जो इमेज है और ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, सॉरी
हमारा जो इमेज होगा वो कैसा दिखाई देगा, इक्वल दिखाई देगा। लेकिन यही चीज हम रियलिटी में देखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी आई के पास है तो वो हमको काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट हमारी आई से काफी ज्यादा डिस्टेंस में होगा तो वो ऑब्जेक्ट मुझे छोटा दिखाई देता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सेकंड पॉइंट आपको यही पूछा जा रहा है, बताइए। मैम क्योंकि लाइट फ्रॉम फार अवे ट्री, अगर हम लोग दूर से देखेंगे तो छोटा दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग पेड़ से उस ऑब्जेक्ट से दूर है ना, और हमारे आई पे जितना लाइट सोर्स आ रहा है इसीलिए उसकी वजह से वो छोटा दिखाई देगा। ठीक, इसमें देखिए हमारी आई पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है। एंगल से क्या होता है, देखो जब हमारी आई पे इंसिडेंट रे का या रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल आता है ना, अगर ऑब्जेक्ट हमारे सामने है दैट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आई पे आ रही होगी उसका एंगल क्या होगा, लार्ज होगा, उसका एंगल बड़ा होगा एज कंपेयर्ड टू अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी दूर से आ रही होती है तो उसका एंगल कैसा बन जाता है, छोटा बन जाता है। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चला गया तो डिस्टेंस में चला गया तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बैंड होता जाएगा, और जैसे ही बैंड होगा जो लार्ज एंगल बन रहा था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे वो एंगल स्मॉल हो गया दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का इमेज भी हमको कैसा दिखाई देने लगता है, छोटा दिखाई देने लगता है। क्योंकि अगर दूर से लाइट रे आएगी तो उसका मिड पॉइंट आपको कहाँ होगा, अगर यहाँ से लाइट रे आ रही है तो ये कैसी बैंड होगी, लगभग ऐसी इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और जब ऐसा इसका मिड पॉइंट होगा इस फॉर्म पे, ये दूर से ऑब्जेक्ट आ रही है उसका मिड पॉइंट है तो इसका एंगल लगभग आपको इतना दिख रहा होगा, ठीक है। और यही ऑब्जेक्ट अगर पास से आती तो क्या होता, ये एंगल इतना बड़ा बन जाता, और आपका एंगल देखो आपके लिए कितना बड़ा है, और जब दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है तब का एंगल आपके लिए कैसा है, काफी छोटा सा है। अब छोटा एंगल बन रहा है आपकी आई पे तो ऑब्जेक्ट का इमेज आपको कैसा दिखाई देगा, स्मॉल दिखाई देगा। और अगर आपकी आई पे बड़ा एंगल बन रहा है इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जो हमारा इमेज होता है अगर सामने से कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो उसका इमेज कैसा होता है, लार्ज होता है, बिकॉज हमारी आई पे उस टाइम पे जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। और कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई से ज्यादा डिस्टेंस में है तो उसका जो एंगल है हमारी आई पे कैसा बनता है, स्मॉल बनता है, जिसकी वजह से हमको वो ऑब्जेक्ट भी कैसा दिखाई देता है, स्मॉल दिखाई देता है। उस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। बट जब मिरर के सामने हम होते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम मेंटेन करने का काम करते हैं, और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बेसिस पे ही हमको ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है, पता चलता है। मतलब मिरर पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाइट रे को जितना बैंड करता है उतना वो हमारे इमेज को एक्सटेंड करते जाता है। वो एक्सटेंड करता तो है बट साइज जितनी की उतनी ही रहती है, बिकॉज उसका मीड पॉइंट हमारी आई पे क्या कर पाता है, रिच कर पाता है, इस वजह से, ठीक है। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि किसी मिरर पे अगर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी साइज में कोई चेंज नहीं आता, बट रियलिटी में जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें एंगल डिफरेंस की वजह से हमको ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा दिखाई देता है। जबकि मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके एंगल में डिफरेंस ना होने की वजह से हमको ऑब्जेक्ट उतने ही साइज का क्या होता है, दिखाई देता है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है, ठीक। तो इसका ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू फुल इमेज, मतलब मिरर के कितने साइज की हमको जरूरत होती है अपना अगर फुल इमेज देखना हो तो, क्या फुल मिरर की जरूरत होती है या हाफ मिरर में भी हम अपना फुल इमेज देख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू मैम।